नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष मलिक आज लेकर आया हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो 17 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी हिंदी का, उसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक, जो कि नए पैटर्न पर आधारित है। और ये जो आंसर की है प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको दिया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है इंग्लिश से, सिमिलर वर्ड हमें बताना है, एनएफ का सफिशिएंट हो जाएगा। दूसरा है अपोजिट वर्ड बताना है हमें, हार्ड का, ये डंप हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, नो हिज हेल्थ इज़ नो वर्स देन बिफोर, इस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड का हमें बताना है पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये हो जाएगी हमारी एडवर्ब। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में कहा है पैसिव वॉइस। दोस्तों पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और नरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो आप ये थोड़ा देख ले। ही नीड्स टू डू इट, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ नीडेड टू बी डन बाय हिम। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है इसको। क्वेश्चन क्या दिया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, तो इसका हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स व्हाई दे आर मेकिंग अ नॉइज। क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज करना है, ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली सेंटेंस बनाना है, तो ये हो जाएगा हमारा द डोर बस्ट ओपन केम, द डोर बस्ट ओपन एंड इन दे केम। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा आंसर की के अकॉर्डिंग। आगे दिया गया है एरर हमें सेंटेंस में बताना है। सेंटेंस में एरर हो जाएगा आई सी थिंग्स डिफरेंट नाउ, तो थर्ड वाला सी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, आई सी थिंग्स डिफरेंट नाउ। प्रश्न संख्या 8, आइडेंटिफाई द टेंस। एक क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में ये पूछा गया है, टेंस एक वर्ड एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसका सेंटेंस का टेंस पूछा गया है। ही यहाँ पर दिया गया ही हैज़ बीन स्पीकिंग इन अ लाउड वॉइस, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। ही बिड्स फेयर टू सेट हिज एनिमी, ये हो जाएगा हमारा डाउन। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द क्लेवर ट्रेडर वर्कड डैश हिज कस्टमर्स, तो ये हो जाएगा अपॉन। तीसरा आंसर हमारा इसका सही रहने वाला है। अब इसके बाद ये एक पैसेज दिया है दोस्तों, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, इसके बाद हम इसको आगे चलेंगे। तो हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन होगा इसका आंसर हो जाएगा कैसे व्यक्ति मन को वश में कर सकता है जो निरर्थक विवादों से बचकर चलता है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार दूसरों को जानबूझकर कष्ट पहुंचाना क्या होता है, अनुचित है, अतः अक्षम्य है। इसके बाद खालिस्तान मन को वश में नहीं कर सकते। वाक्य के रेखांतिक शब्द का समानार्थी शब्द जो गद्यांश में प्रयुक्त हुआ, वश का अर्थ हमें बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 14, मन को नियंत्रित करने के लिए क्या चाहिए, हमें अनुचित आचरण छोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया गया यदि वर्षा होती तो फसल होती, वाक्य है, ये संकेतवाचक वाक्य दिया गया है। वन के पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, वन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कानन और अरण्य। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है तत्सम शब्द का उदाहरण नहीं है। तत्सम शब्द घृत तत्सम है और विद्युत और सूर्य आग तत्सम नहीं है, अग्नि होता है इसका तत्सम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है समूह से भिन्न संधि है, दूसरों से अलग संधि कौन सी हो जाएगी, निष्कलंक, निरोग और निष्फल, ये सभी विसर्ग हैं, जबकि ये उच्चारण इसकी अलग हो जाएगी। अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा एक अवयवी भाव का समास का उदाहरण नहीं है, यथासंभव अवयवी भाव है भरपेट और प्रतिदिन अवयवी भाव रसोई घर नहीं है। क्वेश्चन संख्या 20, काजल ने सारा दूध फैला दिया। वाक्य में रेखांतिक शब्द काजल ने, इसमें हमें कारक पूछा गया है जो कि बहुत ही सरल है, कर्ता ने कर्म को, तो काजल ने।
इसके बाद दिया गया है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस दिए गए हैं 10, 21 से लेकर 23 तक। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 21 नंबर, जब भारत में आपातकाल की घोषणा की लागू होती है तो राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसके प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव दुर्व्यवहार के संबंध में शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मरीजों को डॉक्टर से टेली परामर्श उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई पहल का क्या नाम है? यह है ई संजीवनी, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश संसद में महानियोग विचारण का सामना किया? महानियोग विचारण का सामना जो किया गया है वो हमारा आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। यह इतिहास से संबंधित प्रश्न दिया गया है। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है आपको, एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन में कौन से खनिज भंडार का निर्माण होता है? तो ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का जो एक अयस्क भी है, बॉक्साइट के भंडार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, मैस्ट्रिच संधि के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई? तो ये यूरोपीय संघ EU की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 26, किस सूक्ष्मजीव से मलेरिया होता है? मलेरिया दोस्तों मैं इसकी एक छोटी वीडियो भी आपको डाल दूंगा। मलेरिया विषाणु और जीवाणु ये सब से होने वाले जो रोग हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मलेरिया किससे होता है? हमारा प्रोटोजोआ से होता है। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 में दिया गया है, मानव में ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है? कंठ में उत्पन्न होती है। 28, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स का पूछा गया। गोल्डन ग्लव्स किसको मिला है? ये आप सभी जानते हैं। गोल्डन ग्लव्स बहुत ही फेमस रहा है फीफा वर्ल्ड कप हमारे यहाँ। ये किसको मिला है? एमिलियानो मार्टिनेज। क्वेश्चन नंबर 29, उर्दू भाषा में साहित्य। दोस्तों इसमें नवंबर और दिसंबर का करंट पूछा गया अधिकतर केवी में, तो इसमें उर्दू भाषा में साहित्य पूछा गया है, जबकि इससे पहले वाले एग्जाम में सिंधी भाषा में साहित्य भी पूछा गया है। तो इसका हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मकसूद आफाक। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी क्षमता सबसे कम होती है? तो ये अलग अलग तरह की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर का एक पार्ट है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सबसे कम वाली कैशे मेमोरी। प्रश्न संख्या 31 रीजनिंग से संबंधित है। 5 प्रश्न। पहला, इसमें हमें अब श्रृंखला को पूरा करना है, पैटर्न को 93, 33, 36, 12, 5, 5। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? 8। इसके बाद दोस्तों ये वाला एक प्रश्न हमेशा दिया गया है, पंक्ति से संबंधित या फिर सर्कुलर बैठने की स्थिति में दिया गया है। एक दिशाओं से संबंधित हर एक पेपर में एक प्रश्न दिया गया है यहाँ से। तो ये वाला टॉपिक आप थोड़ा सा अच्छे से करके जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। प्रश्न संख्या 33 दिशा से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा। प्रश्न संख्या 34 रत्ना मोनिका से लंबी है किंतु नितिन से छोटी है, शरद मोनिका से छोटा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 दोनों साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 कौन सी संख्या उन व्यक्तियों को दर्शाए जो बुद्धिमान और पेशेवर है किंतु ईमानदार नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, ये हमारे कंप्यूटर लिटरेसी से 5 क्वेश्चन इसमें आए हैं। 36 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा वेब आधारित सर्च इंजन एक लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? बिंग लोकप्रिय है, याहू और गूगल एज जो है लोकप्रिय उदाहरण नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। 37 नंबर पूछा गया है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है, नीचे दी गई फीचर सूची का अध्ययन कीजिए और
अध्ययन कीजिए। ये अलग अलग तरह की फीचर सूची दी गई है। इन सूचियों में हमें देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, फीचर सूची में आपकी पेज लेआउट होता है, दूसरा जूम ऑप्शंस भी होते हैं और एडिंग इमेजेस भी होता है। तीसरा उत्तर इसका सही होगा, इसमें बेसिक फार्मूलाज नहीं होते। प्रश्न संख्या 39 में दिया गया है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्वश्रेष्ठ सही परिभाषा क्या होगी। तो सर्वश्रेष्ठ इसकी परिभाषा हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर में अन्य सभी एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। प्रश्न संख्या 40, कौन सी डिवाइस मानव समान योग्य डाटा और प्रोग्राम को उस रूप में लाती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सके। ये होता है इनपुट डिवाइस। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स के प्रश्न दिए गए हैं 41 से 55, 15 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन रहेगा किसी भी केवी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्कोर आप यहाँ पर कर सकते हैं। लगभग 40 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे अलग अलग पार्ट में। अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग्स, स्कूल लीडरशिप एक्सेट्रा, इस तरीके के अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, संज्ञानात्मक परिपक्वता क्या है। सोचने की योग्यता ही संज्ञानात्मक परिपक्वता है। प्रश्न संख्या 42, ग्रह समुदाय संबंध निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। ग्रह समुदाय माता पिता के द्वारा, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 43, बालक के नैतिक व्यवहार में विचलन विपथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये उसकी मनोगतिक स्थिति से है, मनोगतिक क्षेत्र से है। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 43 माफ़ कीजिएगा, भावनात्मक क्षेत्र। यहाँ पर विचलन दिया है नैतिक व्यवहार में, तो इसका क्या हो जाएगा, भावनात्मक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। प्रश्न संख्या 44, बालक में निम्नलिखित में से किस माध्यम से आत्मीय भाव विकसित होता है। तो आत्मीय भाव जो विकसित होता है वो होगा उसका सामुदायिक सेवा से। प्रश्न संख्या 45, इसमें दिया गया है, बालक में आत्मा नियंत्रण विकसित करने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक सांवेगिक अधिगम प्रकरण से। प्रश्न संख्या 46, अधिगमकर्ता के नैदानिक मूल्यांकन से निम्नलिखित में से किसका निस्तारण होता है। इसमें होता है प्रबल पक्ष का होता है, प्रबल और दुर्बल दोनों का ही होगा नैदानिक में। प्रश्न संख्या 47 में कहा गया है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। धनार्जन नहीं, अधिगम बिल्कुल है, जीवन निर्वाह बिल्कुल है, रूपांतरण ये, इन चारों में से ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, रूपांतरण वो भी पॉजिटिव। विद्यालय है, इसमें विद्यालय हो जाएगा सामाजिकरण का केंद्र, अधिगम का केंद्र भी है, ज्ञान प्राप्ति का स्थान भी है, अनुशासन संस्था भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या माना गया इसमें, ऑप्शन क्या रहेगा, सामाजिकरण का केंद्र। इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन संख्या 49, इसमें दिया गया है जब अध्यापन और अधिगम के लिए कोई लक्षित स्थान नहीं हो, अध्यापन और अधिगम के लिए लक्षित स्थान नहीं हो, वह निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न बहुत ही कन्फ्यूजिंग में आता है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। ये आप थोड़ा देख के जरूर जाए। यहाँ पर हमारा आ जाएगा इनफॉर्मल सहज एजुकेशन। इसके बाद 50 नंबर संख्या में दिया गया है, बालक की संवर्धि में विकास क्या है। विकास क्या होगा, विकास मात्रात्मक, ये तो वृद्धि होती है, वास्तविक ठोस परिवर्तन ये भी वृद्धि में आ जाएगा, सामाजिक परिवर्तन ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या आंसर लगाएंगे, गुणात्मक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 51 दिया गया है, बालक को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या शक्तिशाली सामाजिक माध्यम है। तो ये हो जाएगा मीडिया। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 52, किशोर अपराध का निस्तारण किया जा सकता है। तो ये हार्दिकता और भावात्मक सहयोग के माध्यम से, किशोर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इनको इस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद 53 नंबर संख्या, आप अधिगमकर्ता को कैसे समझ सकते हैं। अधिगमकर्ता जो सीख रहा है स्टूडेंट को कैसे समझ सकते हैं, उनकी जानकारी के बिना ही उनके प्रक्षेपित अधिकार से, व्यवहार से, प्रेक्षित व्यवहार से, वो जो उनका व्यवहार दिखता है ऑब्जर्व करना होगा उसको हमें,
उसके थ्रू हम उसको समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 54 दिया गया है, विद्यालय के पर्यवेक्षण का क्या प्रयोजन है। आप इंग्लिश में देख सकते हैं स्कूल सुपरविजन क्या है, पर्पज ऑफ स्कूल सुपरविजन। इसमें दिया मार्गदर्शन और सहयोग। इसके बाद दिया गया है प्रश्न नंबर 55, शिक्षा के क्षेत्र में जेबी वाटसन ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। ये हम सभी जानते हैं, व्यवहारवादी थे, व्यवहारवाद। अब इसके बाद आ गया अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्नर्स। यहाँ पर हमें 15 प्रश्न इसके देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है 56 नंबर संख्या पे, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण कारक से अधिगम का संवर्धन करता है। उत्तम वातायन से। प्रश्न नंबर 57, बालक में अनुशासन से आपका क्या अभिप्राय है। बाह्य व्यवहार, शारीरिक भाव भंगिमा, अभ्यंतर व्यवहार या अभ्यंतर व्यवहार के माध्यम से कार्य। ये अभ्यांतरिक व्यवहार के माध्यम से कार्य। प्रश्न संख्या 58, बच्चे के व्यक्तिगत गुण ईमानदारी किसके अंतर्गत आता है। पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, छिपी पाठ्यचर्या या पाठ्य पुस्तक सामग्री। ईमानदारी ये छिपी पाठ्यचर्या आ जाता है। कुछ अलिखित हमारे उद्देश्य होते हैं पाठ्यक्रम के, ये उससे संबंध रखता है। प्रश्न संख्या 59, अधिगमकर्ता का मूल्यांकन निम्न में से ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दुर्बल पक्ष जिसमें सहयोग अपेक्षित है। प्रश्न संख्या 60, एक सफल शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए। उत्तम संप्रेषण बिल्कुल होना चाहिए, सकारात्मक अभिवृत्ति बिल्कुल होना चाहिए, और गतिशीलता ये भी बिल्कुल होना चाहिए। और इसके बाद दिया है आकर्षक व्यक्तित्व। तो कौन सा गुण होना चाहिए, तो चारों ही गुण इसमें हमें लग रहे हैं। तो लेकिन सबसे अधिक मैं मानूंगा कि इसका आंसर जो 2 होना चाहिए। हालांकि आंसर की में इसका आंसर आकर्षक व्यक्तित्व दिया गया है, जबकि मैं मानता हूँ इसका आंसर सकारात्मक अभिवृत्ति वाला होना चाहिए। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 61, बालकों में सहभागितात्मक समूह कार्य निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। रचनावाद के द्वारा। सहभागितात्मक कार्य जो वो ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, कोलैबोरेटिव ग्रुप लर्निंग रचनात्मक कार्य में आएगी। लर्निंग बाय डूइंग इज, तो ये तो सबसे बहुत ही सरल प्रश्न है। लर्निंग बाय डूइंग सभी जानते हैं, ये क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, प्रायोगिक अधिगम। प्रश्न संख्या 63, इसमें दिया गया है निम्न में से क्या किशोर या किशोरियों के संदर्भ में संज्ञानात्मक चुनौती है। किशोर और किशोरियों को बहुत चुनौती आती है, और जबकि आप टीजीटी पीजीटी के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो जो किशोरों से संबंधित डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज़ है वो आपको देखनी होगी। तो इसमें हमारा प्रश्न क्या बन जाएगा, प्रश्न संख्या 63 आ जाएगा इसका ऑप्शन 3, अहम केंद्रिता। इसके बाद प्रश्न संख्या 64, कक्षा में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या है। तो कक्षा में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या हो जाएगी, प्रेरणा स्रोत के रूप में भूमिका निर्वहन। प्रश्न संख्या 65, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या अपरिहार्य है। हमें अधिगम के लिए असेंशियल क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हो जाएगी, ध्यान। प्रश्न संख्या 66, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रतिषेध ये किस में दिया गया है, RT एक्ट 2009। एजुकेशन पॉलिसी का ये हमारा आ गया 5334। 68, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक तो पर्यवेक्षक होता है सुपरवाइज़र, जो सुपरवाइज करने के लिए आते हैं। पर्यवेक्षक द्वारा कक्षा प्रेक्षण के फलस्वरूप क्या मिलता है, अधिगम छिद्रों को पूरा किया जाता है और शैक्षणिक उत्कृष्टता के समाधान उपलब्ध कराए जाते हैं। जो ऑब्जर्वेशन होती है या फिर इंस्पेक्शन होती है, बीच बीच में ऑफिसर्स स्कूल में आते हैं, यहाँ पर उसके लिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें दिया गया है कि आपका जो प्राचार्य की शैक्षणिक भूमिका क्या है। बजट तैयार करना, बिल्कुल। क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन करना, ये नहीं हो सकता है। अध्यापकों को पाठ का प्रदर्शन डेमो देना, ये समय सारणी बनाना। तो इसमें 3 नंबर जाएगा, डेमो लेसन्स टू टीचर्स। प्रश्न संख्या 70, परंपरागत पाठ्यचर्या से क्या हानि है। यह बालकों के लिए उबाऊ है, नहीं, यह अरुचिकर है। इससे देर से चेतने वाले बालक संतुष्ट नहीं होंगे, इससे विशिष्ट प्रतिभा वाले बालक संतुष्ट नहीं होंगे। बिल्कुल ये सही दिया गया है, क्योंकि इसमें स्पेशल बच्चों के लिए भी चाहिए। इसके बाद दिया गया है प्रश्न संख्या 70, CCLE से संबंधित है। 71 नंबर प्रश्न है,
समानता निम्नलिखित में से किससे संबंध है? समानता जो है हमारी किससे संबंधित है? समावेशी शिक्षा से, जो कि हर तरह के बच्चों की एजुकेशन की बात एक ही जगह पे करती है। व्हाट इज़ डिस्कैल्कुलिया? दोस्तों मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर आप खुद से लगाइए, डिस्कैल्कुलिया। इसके बाद दिया है प्रश्न संख्या 73, दिव्यांगजन। जो दिव्यांगजन है ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, अधिनियम 2016, इसमें कितनी दिव्यांगताएं दी गई हैं, इस तरह के प्रश्न बहुत आए हैं अब की बार। तो जो टॉपिक दिए गए हैं इसमें पार्ट 1 में KVS के सिलेबस में, आप ज़रूर उसको एक बार अच्छे से देख कर जाइए। हमारा प्रश्न है दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में उपबंध किया गया है 6 से 18 वर्ष तक के व्यय वर्ग के दिव्यांग को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। हालांकि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष हमारे संविधान में, लेकिन जो दिव्यांगजन है उनके लिए कितना हो जा रहा है ये? 6 से 18। प्रश्न संख्या 74 दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मनोदर्पण निम्न में से किससे संबंधित है? तो मनोदर्पण हमारा मासिक सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी रोगों से और विकारों से मुक्त बालकों को परामर्श देने के लिए किया गया। ये कोविड के टाइम पे चलाया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ताकि बच्चों का मनोदर्पण में उनको अलग अलग कहानी और किस्से बताकर उनको मनोबल को थोड़ा बूस्ट किया जाए। इसके बाद प्रश्न संख्या 75 दिया गया है, सरकार से पर सुविधा प्राप्त का दावा करने के लिए दिव्यांगजनों का कितना न्यूनतम होना चाहिए? यह हम सभी जानते हैं, 40% की डिसेबिलिटी मिनिमम होना जरूरी है किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए। प्रश्न संख्या 76 दिया गया है, उत्तम स्कूल लीडर का गुण है अभिप्रेरित करने की क्षमता। प्रश्न नंबर 77 दिया गया है, स्कूल विकास योजना जो SDP होती है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, वो दरअसल है क्या? यहाँ पर आपको बताना होगा। ये सर्वांगीण विकास है जिसमें कि पूरे स्कूल का ब्यौरा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 78 दिया गया है, विद्यालय की समय सारणी किस उद्देश्य से बनाई जाती है? समय अवधि में हुए पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये भी होता है। अधिगम के लिए स्लॉट, ये भी ठीक है। समग्र विकास के लिए विद्यालय का सुचारू और व्यवस्थित करें, ये भी ठीक है। समय पर परीक्षा पूरी, ये भी ठीक है। लेकिन अधिक जोर किस पे जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पर। इसके बाद है NCF 2005 मुख्यतः किस पर बल देता है? ये हमारा परीक्षा परिणाम पे, कक्षा में अध्यापन पे, क्रियाकलाप पर, सर्वदृश्य इस एक्टिविटी मेथड पे हम जाएंगे। प्रश्न इसका 79 का क्या हो जाएगा? 2, जबकि आंसर की में तीसरा दिया, लेकिन हम इस पे जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 80, CCE सतत एवं समग्र मूल्यांकन योजना से क्या लाभ है? इसे ग्रेड प्रणाली स्थापित किए जाने के बाद अनावश्यक तुलनात्मक भाव समाप्त हो जाता है, जो कंपैरिजन करते हैं उससे नहीं आता है। तो ये हमारे रहे 1 से 80 तक प्रश्न PGT हिंदी के फर्स्ट पार्ट के। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये क्विक रिवीजन के लिए आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, KVS PGT वगैरह के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।